तो जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का टीए आर्मी एग्जाम 2025 से रिलेटेड जीके और साइंस की नई वीडियो में। आज की वीडियो में ही दोस्तों हम टीए आर्मी एग्जाम से रिलेटेड जीके और साइंस के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को कवर करने वाले हैं और ये क्वेश्चन आपको परीक्षा में देखने को मिल सकते हैं। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर से बने रहिएगा। हर क्वेश्चन को अच्छी तरीके से नोट करके याद जरूर से करते रहिएगा। जिस तरीके से दोस्तों आपने अपनी रैली भर्ती के लिए बहुत कड़ी मेहनत करी है, उसी तरीके से दोस्तों इस एग्जाम के लिए भी आपको कड़ी मेहनत करके एग्जाम को क्लियर करना है और आर्मी में सिलेक्शन लेना है। तो चलिए आज के वीडियो की शुरुआत करता हूं बिना किसी देरी के। लेकिन उससे पहले चैनल पर नए हो तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट जरूर से कर लीजिएगा, जिससे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाए। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर जरूर से कर दीजिएगा। चलिए आज के वीडियो की शुरुआत करता हूं। तो दोस्तों आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए है, त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित ग्रंथ है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। त्रिपिटक इज ए बुक रिलेटेड टू विच रिलीजन। यहाँ से हमसे पूछा है कि त्रिपिटक पुस्तक है वो किस धर्म से रिलेटेड है। कौन सा आंसर राइट हो जाएगा। इस क्वेश्चन को मैं कई बार आपको रिपीट करा चुका हूँ और आंसर भी आपने बता दिया होगा। यदि आपने वीडियो सारी देखी हैं तो राइट आंसर आपको याद होगा दोस्तों। ये किस धर्म से रिलेटेड है, बुद्धिज्म धर्म से रिलेटेड है। ठीक है, बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। और बौद्ध धर्म के बारे में पिछली वीडियो में सब कुछ मैं कवर करा चुका हूं। तो चैनल पर प्लेलिस्ट में बना दूंगा टीए आर्मी से नाम से, और प्लेलिस्ट में सारी वीडियो को ऐड कर दूंगा। आप जाके सारी वीडियो को अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। ठीक है, अब यहां पर बात करें कि त्रिपिटक किस धर्म से रिलेटेड था, तो बौद्ध धर्म आपका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरी चीज आपको याद कर लेनी है कि ये जो बुक है ये किस लैंग्वेज में लिखी गई थी। तो लैंग्वेज इसका नोट कर लीजिएगा। लैंग्वेज है दोस्तों पाली। पाली लैंग्वेज में इसको लिखा गया था। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये नोट जरूर से करिएगा। और इसमें क्या लिखा गया था, तो भगवान बुद्ध के जो उपदेश थे, जो इन्होंने उपदेश दिए थे, वे सारे आपको इसी पुस्तक में देखने को मिल जाता है, इस बुक में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए ये आपका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। इज दिस योर नेक्स्ट क्वेश्चन, हु कंपोज द अर्थशास्त्र। आपसे पूछ रहा है कि अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी। वेरी इंपॉर्टेंट है और राइट आंसर आपने बता दिया होगा। ये क्वेश्चन मैंने पिछली वीडियोस में एक होमवर्क के रूप में पूछा था और राइट आंसर कई सारे बच्चों ने दिया था उसका कमेंट। तो इसका राइट आंसर नोट करिएगा। अर्थशास्त्र के रचनाकार कौन है, चाणक्य आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चाणक्य के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देता हूं, नोट करिएगा। सबसे पहले चाणक्य किसके प्रधानमंत्री थे। आपसे पूछेगा कि चाणक्य किसके प्रधानमंत्री थे, ये प्राइम मिनिस्टर किस वंश के थे। तो याद रख लेना ये किसके थे, चंद्रगुप्त मौर्य के थे। किसके, चंद्रगुप्त मौर्य के ये क्या थे, प्रधानमंत्री थे। दूसरी बात नोट कर लीजिएगा कि चंद्रगुप्त मौर्य किस वंश का शासक था, तो ये मौर्य वंश का शासक था। और इसने मौर्य वंश की स्थापना कब करी थी, इसने मौर्य वंश की स्थापना 322 ईसा पूर्व में करी थी। कब करी थी, 322 ईसा पूर्व में। किसकी गद्दी पर बैठा था, तो ये मगध की गद्दी पर बैठा था। ठीक है, इसने जो चंद्रगुप्त मौर्य है इसने किसको हराकर मगध की गद्दी हासिल की थी, तो नंद वंश का शासक था। नंद वंश का अंतिम शासक था जिसका नाम क्या था दोस्तों, घनानंद था। घनानंद को इसने हराया था 322 ईसा पूर्व में और मगध की गद्दी हासिल कर मौर्य वंश की स्थापना कर दी थी। ठीक है, इसके दरबार में कौन आया था, तो इसके दरबार में एक यात्री आया था जिसका नाम था मेगस्थनीज। मेगस्थनीज की पुस्तक का नाम क्या था दोस्तों, इंडिका। वेरी इंपॉर्टेंट है, इसकी बुक का नाम नोट कर लीजिएगा दोस्तों, इंडिका इसकी बुक का नाम है। जो इस बुक में मौर्य वंश के बारे में आपको देखने को मिल जाता है। आपसे पूछेगा कि मौर्य वंश का ऐसा कौन सा शासक है जिसने जैन धर्म को अपनाया था, तो मौर्य वंश का शासक था चंद्रगुप्त मौर्य, जिसने जैन धर्म को अपनाया था। और गुरु भद्रबाहु से, नाम नोट कर लीजिएगा, गुरु भद्रबाहु से इसने जैन धर्म की शिक्षा ली थी। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात आपसे पूछाता है कि इसकी मृत्यु कहां पर हुई थी, तो चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु नोट कर लीजिएगा,
इसकी मृत्यु कहाँ पर हुई थी दोस्तों? तो 298 ईसा पूर्व में, 298 ईसा पूर्व में। और इसके मृत्यु कहाँ पर हुई थी याद नहीं आ रहा, मैं एक बार आप सभी को करा चुका हूँ, ठीक है। इसकी मृत्यु कहाँ पर हुई थी आप सभी एक बार कमेंट करिए, जिसको भी याद होगा इसकी मृत्यु कहाँ पर हुई थी एक बार जरूर से कमेंट करके बताइएगा। और मुझे जैसे याद आता है तो वीडियो के थ्रू मैं आपको बता दूंगा इसी वीडियो में, ठीक है। ये चीज आपको याद रख लेना है चंद्रगुप्त मौर्य से रिलेटेड। दूसरी बात याद रख लेना, इसके बेटे का क्या नाम था? इसके पुत्र का नाम था बिंदुसार। बिंदुसार को किस नाम से जाना जाता है? तो बिंदुसार को अमित्रघात नाम से जाना जाता है, ठीक है। और बिंदुसार का बेटे का क्या नाम था? अशोक था। अशोक को किस नाम से जाना जाता है? प्रियदर्शी के नाम से जाना जाता है। अशोक ने कौन सा युद्ध लड़ा था? कलिंग का युद्ध लड़ा था 261 ईसा पूर्व में। आपसे पूछ ले कि ऐसा मौर्य वंश का ऐसा कौन सा शासक है जिसने बौद्ध धर्म को अपनाया था? तो ये अशोक ही था, इसने बौद्ध धर्म को अपनाया था, ठीक है। आपसे पूछ ले कि मौर्य वंश का अंतिम राजा कौन था? तो मौर्य वंश का अंतिम राजा का नाम याद रख लेना, बृहद्रथ था इसका नाम, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आपसे बन सकता है एग्जाम में, तो नोट जरूर से करिएगा। अब यहाँ पर भद्रबाहु की बात हुई है, तो भद्रबाहु से रिलेटेड मैंने पुस्तक बताई थी कल्पसूत्र, आपको याद रख लेनी है। कौन सी पुस्तक है इनकी? कल्पसूत्र, वेरी इंपोर्टेंट बुक है और ये एग्जाम में कई बार आई है, तो इसको जरूर से याद रख लेना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। इज दिस योर नेक्स्ट क्वेश्चन? आपसे पूछा है कि डरिंग द रीजन ऑफ विच गवर्नर जनरल डिड द फर्स्ट ट्रेन रन इन इंडिया? कौन सा आंसर राइट हो जाता है? भारत में प्रथम रेलगाड़ी किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में चली थी? आप सभी को पता है कि प्रथम रेलगाड़ी कब चली थी? कब चली थी? 16 अप्रैल और 1853 में, 16 अप्रैल 1853 में प्रथम रेलगाड़ी चलाई गई थी मुंबई से ठाणे के लिए, ठीक है। दोनों के बीच की दूरी कितनी थी? दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना था? तो 34 किलोमीटर के बीच में ये गाड़ी चली थी, आपको याद ही होगा। यदि मैं बात करूं कि किसके शासनकाल में चली थी, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दोस्तों, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। जो रेलगाड़ी का श्रेय किसको दिया जाता है? तो लॉर्ड डलहौजी को ही श्रेय दिया जाता है। दूसरी बात याद रखिएगा, यहां पर हमसे पूछ रहा है लॉर्ड कैनिंग के बारे में भी, तो नोट कर लीजिएगा। लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वाइसराय, आपसे पूछेगा भारत के प्रथम वाइसराय कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग थे, ठीक है। रिपन के बारे में पूछता है, स्थानीय स्वशासन विधि कौन लेकर आया था? तो लॉर्ड रिपन लेकर आया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है आपसे पूछा है हु पब्लिश्ड बोथ मराठा एंड केसरी न्यूज़पेपर? आपसे पूछ रहा है कि मराठा और केसरी नामक दोनों समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया था? तो राइट आंसर नोट करिएगा दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने कब किया था? तो याद रख लीजिएगा 1881 में दोस्तों इन्होंने इन दोनों बुक्स का पब्लिश किया था, ठीक है। इन्होंने ये जो केसरी बुक है, इस केसरी बुक को नेम नोट करिएगा, केसरी को किस लैंग्वेज में किया था? मराठा लैंग्वेज में किया था। किस लैंग्वेज में? मराठा लैंग्वेज में किया था। और जो इन्होंने जो मराठा न्यूज़पेपर है, इसको दोस्तों इन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज में किया था, ठीक है। तो ये भी चीज आपको याद रख लेना है, कब किया था? 1881 में किया था, वेरी इंपोर्टेंट है, नोट जरूर से करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, विच कंट्री इज कॉल्ड ब्रिटेन ऑफ द साउथ? कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? विच कंट्री इज कॉल्ड ब्रिटेन ऑफ द साउथ? तो इसका राइट आंसर नोट करिएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड को क्या कहा जाता है? दक्षिण का ब्रिटेन कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी का कि विच इज द स्टेट विथ मिनिमम कोस्ट लाइन? विच इज द स्टेट विथ मिनिमम कोस्ट लाइन, यानी न्यूनतम तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? तो कई बार आंसर कराया है मैंने, आपको बताया है कि जो इंडिया के हैं 9 स्टेट, नोट करिएगा 9 स्टेट
स्टेट हैं जो क्या वो बनाते हैं, तट रेखा बनाते हैं, कोस्ट लाइन बनाते हैं। कौन कौन से हैं तो नाम नोट कर लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है ये 9 नाम नोट करिएगा। सबसे पहले आपका आ जाता है गुजरात। कौन सा आता है, गुजरात आता है। गुजरात के बाद आप नोट करिएगा दोस्तों आपका कर्नाटका आता है। कर्नाटका के बाद नोट कर लीजिएगा केरल होता है। केरल के बाद नोट करिएगा महाराष्ट्र होता है, ठीक है, महाराष्ट्र। उसके बाद नोट कर लीजिएगा आप तमिलनाडु, ठीक है। उसके बाद नोट करिएगा तमिलनाडु। तमिलनाडु के बाद नोट करिएगा गोवा। गोवा के बाद नोट करिएगा वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल के बाद आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के बाद लास्ट नोट करिएगा उड़ीसा। ये क्या है, ये 9 स्टेट हैं जो कोस्ट लाइन बनाते हैं, यानी न्यूनतम तट रेखा बनाते हैं, न्यूनतम कह रहा हूं, तट रेखा बनाते हैं, ठीक है। ये 9 राज्य। उसके बाद अब 4 यूनिटरी टेरिटोरियल हैं, यानी क्या बोलते हैं हिंदी में यार, 4 वो हैं, क्या बोलते हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं। इन 4 केंद्र शासित प्रदेश का नाम नोट कर लीजिएगा। सबसे पहले नोट करिएगा दमन और दीव। दमन और दीव ये क्या है, ये भी तट रेखा बनाता है। उसके बाद दूसरा नोट करिएगा लक्षद्वीप। लक्षद्वीप ये भी क्या है, तट रेखा बनाता है। उसके बाद 3rd नंबर पे नोट करिएगा अंडमान एंड निकोबार। अंडमान एंड निकोबार, अंडमान एंड निकोबार ये भी क्या बनाता है, तट रेखा बनाता है। उसके बाद नोट कर लीजिएगा पुदुचेरी। पुदुचेरी ये भी क्या बनाता है, ये भी तट रेखा बनाता है। तो ये 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं और 9 राज्य हैं जो तटीय रेखा बनाते हैं। अब क्वेश्चन की बात करूं तो यहां पर देखिए आपसे पूछेगा कि भारत के ये जो राज्य हैं ये कितनी, यानी कुल आपसे पूछ ले टोटल कितनी कोस्ट लाइन बनाते हैं, कितनी कोस्ट लाइन होती है टोटली। तो टोटली नोट करिएगा, टोटल दोस्तों एरिया होता है 7516 किलोमीटर। कितना, 7516 किलोमीटर, 7516 किलोमीटर एरिया ये बनाते हैं। उसके बाद आपसे पूछ ले कि सबसे ज्यादा, यहां पर पूछा है हमसे मिनिमम, आपसे पूछ ले मैक्सिमम के बारे में। तो मैक्सिमम कोस्ट लाइन नोट करिएगा आपका बनाता है गुजरात। कौन सा राज्य है, गुजरात बनाता है। कितना एरिया है तो 16,000 किलोमीटर, 1600 किलोमीटर, 1600 किलोमीटर, ठीक है, 1600 किलोमीटर एरिया बनाता है। उसके बाद सबसे न्यूनतम आपसे पूछा है तो नोट करिएगा, सबसे न्यूनतम है आपका राइट आंसर हो जाएगा गोवा। गोवा कितना बनाता है, 102 किलोमीटर। कितना, 102 किलोमीटर। उसके बाद मान लीजिए मैक्सिमम में आपसे गुजरात पूछ लिया, लेकिन गुजरात के बाद कौन सा है तो गुजरात के बाद नोट करिएगा आपका आंध्र प्रदेश है। कौन सा है आपका, आंध्र प्रदेश है गुजरात के बाद 2nd नंबर पर। कितना है, 972 किलोमीटर, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, 972 किलोमीटर। चलिए ये सारी चीजें आपको याद रख लेनी है एग्जाम से रिलेटेड, और ये हर वीडियो में मैं कवर करा रहा हूं। वीडियो में क्या करूंगा, चैनल पर दोस्तों प्लेलिस्ट में बना देता हूं। प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी टीए आर्मी के नाम से, और उस प्लेलिस्ट में सभी वीडियो को ऐड कर दूंगा और सभी वीडियो को एक एक करके आप जरूर से देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, द सिटी कोलकाता इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर। आपसे पूछ रहा है कि शहर कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और राइट आंसर नोट करिएगा, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, हुगली नदी के किनारे है। आपसे पूछे कि कोलकाता किस स्टेट का कैपिटल है, तो वेरी इंपॉर्टेंट नोट करिएगा, किसका कैपिटल है दोस्तों, वेस्ट बंगाल का। किसका है, वेस्ट बंगाल का ये कैपिटल है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आप सभी का क्वेश्चन नंबर 8 है, रिहंद परियोजना का संबंध किस राज्य से है। रिहंद प्रोजेक्ट इज रिलेटेड टू विच स्टेट। कौन सा आंसर राइट होगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है आपका यूपी से। किससे रिलेटेड है, उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है, और ये रिहंद नदी पर बनाया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी का, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री, हु वाज द फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया।
कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? तो इस का क्वेश्चन जो है राइट आंसर नोट करिएगा, ऑप्शन ए हो जाता है इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी पहली प्राइम मिनिस्टर थी इंडिया की, और ये कब बनी थी पहली बार? तो 1966 में दोस्तों बनी थी। कब बनी थी? 1966 में ये पहली बार प्राइम मिनिस्टर इंडिया की बनी थी। उसके बाद यहां पर नाम आया है सरोजिनी नायडू का। ठीक है, सरोजिनी नायडू कौन थी? तो भारत की प्रथम महिला राज्यपाल आपसे पूछे तो सरोजिनी नायडू, वेरी इंपोर्टेंट। आपसे पूछ लेता है 13 फरवरी मैंने आपको बताया था किस लिए मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेशनल वुमेन्स डे होता है 13 फरवरी को। ठीक है, उसके बाद नाम आया है निर्मला सीतारमण जी का। निर्मला सीतारमण जी इस समय वर्तमान में प्रेजेंट टाइम में क्या है? फाइनेंशियल मिनिस्टर हैं। फाइनेंशियल मिनिस्टर हैं दोस्तों, फाइनेंशियल मिनिस्टर हैं, यानी वित्त मंत्री हैं। ठीक है, नोट जरूर से करिएगा। अब यहां पर फोर्थ नेम आया प्रतिभा सिंह पाटिल का। ये कौन थी? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति हैं, नाम याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है आप सभी का, राज्यपाल की पदावधि कितने वर्षों की होती है? हाउ मेनी ईयर्स इज द गवर्नर्स ऑफिस? कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? जो राज्यपाल होता है कितने वर्षों तक यह काम करता है नियुक्ति होने के बाद? बिल्कुल सही, राइट आंसर किसने बताया है? 5, बिल्कुल सही है, 5 साल, 5 ईयर्स इनका क्या होता है? इनका पदावधि का कार्यकाल होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आप सभी का है, उबेर कप इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? उबेर कप का संबंध किस खेल से है? देखिए वेरी इंपोर्टेंट है, स्टार बना के नोट कर लीजिएगा, स्टार बना लीजिएगा। और आंसर की बात करूं तो उबेर कप बैडमिंटन से रिलेटेड है, बी आंसर आपका राइट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी का, किसे लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है? हु इज द आल्सो नोन एज आयरन मैन? देखिए ये मैंने कराया था, आप सभी को बता दूं कि लौह पुरुष के नाम से सब जानते हैं, वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है। और वल्लभ भाई पटेल के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन बताऊंगा जो एग्जाम में पूछी जाती हैं। सबसे पहले नोट करिएगा, आपसे पूछा जाता है 31 अक्टूबर को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ये किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? एकता दिवस नोट कर लीजिएगा। किस दिवस के रूप में? एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। आपसे पूछ लेता है बारदोली सत्याग्रह, नोट करिएगा, इस आपसे पूछे बारदोली सत्याग्रह, बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो बारदोली जो सत्याग्रह था नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने करा था। और ये कब हुआ था? तो 1928 में हुआ था। कब हुआ था? 1928 में हुआ था। और कहां पर हुआ था? तो नाम नोट कर लीजिएगा आपका, गुजरात में हुआ था। कहां पर? गुजरात में हुआ था। ठीक है, वेरी इंपोर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। आपसे पूछेगा कि वल्लभ भाई पटेल जी को, वल्लभ भाई पटेल जी को सरदार किसने कहा था? सबसे पहले सरदार किसने कहा था? तो राइट आंसर को नोट करिएगा, जो बारदोली सत्याग्रह हुआ था, बारदोली सत्याग्रह, उसमें जो महिलाओं ने भाग लिया था उन महिलाओं ने इन्हें क्या कहा था? सरदार कहा था। ठीक है, यह भी आपको नोट करके याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, वाराणसी किस राज्य में तीर्थ स्थल है? कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? किस राज्य में स्थित तीर्थ स्थल है? तो राइट आंसर नोट करिएगा, आप सभी को पता है वाराणसी कहां पर है? उत्तर प्रदेश में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी का, किसे क्वीन ऑफ डेक्कन कहा जाता है? हु इज कॉल्ड द क्वीन ऑफ डेक्कन? कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाता है, पुणे को कहा जाता है। किसको? पुणे को। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, बगदाद किस देश की राजधानी है? बगदाद इज द कैपिटल ऑफ विच कंट्री? तो राइट आंसर इसका नोट करिएगा, बगदाद। बगदाद के बारे में पूछा है, बच्चे ईरान बता रहे हैं, ईरान गलत हो जाएगा दोस्तों। बगदाद किसकी राजधानी है? इराक की राजधानी है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, यदि मैं बात करूं बहरीन की राजधानी, तो बहरीन की राजधानी क्या है? मनामा। मनामा,
ठीक है, ये बहरीन की राजधानी है। ईरान, जिसने जिसने बताया था कान अपने एक बार पकड़ ले। ईरान की राजधानी का नाम है दोस्तों तेहरान। क्या है? तेहरान। इंडोनेशिया की राजधानी, इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता। क्या है? जकार्ता इंडोनेशिया की राजधानी का नाम है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है दोस्तों आपका, निम्न में से कौन सी एक अक्रिय गैस है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनर्ट गैस? तो इनर्ट गैस जो होती हैं वो कितनी है? 6 है। कौन सी हैं? सबसे पहले नोट करिएगा, पहली इनर्ट गैस है हीलियम। कौन सी है? हीलियम। सेकंड नंबर पर आपकी आती है नियोन, नियोन। उसके बाद थर्ड नंबर पर ऑर्गन, ऑर्गन भी नियोन इनर्ट गैस है। उसके बाद नोट करिएगा क्रिप्टॉन, क्रिप्टॉन भी क्या है? इनर्ट गैस है। जेनॉन, जेनॉन भी इनर्ट गैस है। और रेडॉन, ये भी इनर्ट गैस है। तो ये 6 जो क्या है? अक्रिय गैस है। आपसे पूछ रहा है ऑप्शन में कौन सा मिल जाता है? ऑप्शन में आपको ऑर्गन देखने को मिलेगा, तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इन 6 को याद कर लेना दोस्तों, ये जो मैं 6 बताया हूं ना, इन 6 को याद रख लेना। अक्रिय गैस इससे बाहर आपको नहीं मिलेगी एग्जाम में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, पूछा है पेंसिलियम नामक दवा किससे बनाई जाती है? वेरी इंपोर्टेंट है। फ्रॉम व्हाट इज द ड्रग कॉल्ड पेंसिलियम मेड? आपसे पूछ रहा है किससे बनाई जाती है, बताइए जल्दी से। तो याद रखिए लीजिएगा, जो पेंसिलियम नामक दवा है दोस्तों किससे बनाई जाती है? फंगस से। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है आप सबका, व्हाट इज आरडीएक्स? आरडीएक्स क्या है? व्हाट इज आरडीएक्स? सब जानते हैं आरडीएक्स क्या है? एक बम का नाम है, यानी एक विस्फोटक पदार्थ है। चलिए नेक्स्ट है आप सभी का, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ हीटिंग रबर विथ सल्फर कॉल्ड? व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ हीटिंग रबर विथ सल्फर कॉल्ड? रबर के गंधक के साथ रबड़ को, गंधक किसको कहा जाता है? सल्फर को। सल्फर के साथ रबड़ को गर्म करने की क्रिया को क्या कहा जाता है? देखिए जब रबड़, देखा होगा आपने रबड़ का, रबड़ के बनाते कैसे? एक पेड़ का दूध होता है, ठीक है, एक पेड़ का दूध होता है, तो उस दूध में क्या होता है? गंधक मिला दी जाती है, यानी सल्फर मिला के दबाव बनाया जाता है। और जब सल्फर मिला के इसमें दबाव बनाया जाता है तो ये दब के क्या हो जाता है? ठोस हो जाता है। तो ये चीज आपको याद रख लेनी है। और इस क्रिया को हम कहते क्या है? तो वल्कनीकरण कहते हैं। क्या कहा जाता है? वल्कनाइजेशन बोला जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आप सभी का, पूछ रहा है प्रोड्यूसर गैस और जल गैस, इसके ईंधन के रूप में कौन सी एक आवश्यक गैस होती है? प्रोड्यूसर गैस एंड वाटर गैस, विच वन इज एनेस्टियल गैस एज इट्स फ्यूल? कौन सा आंसर राइट होगा? ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है, फ्यूल के रूप में प्रयोग किया जाता है इस गैस को। तो नाम नोट करिएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड का। वेरी इंपोर्टेंट है। इसके साथ हाइड्रोजन भी मिला होता है, ये भी नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला है दोस्तों आप सभी से पूछ रहा है, विच इज कॉल्ड द फ्यूल ऑफ द फ्यूचर? किसे भविष्य का ईंधन कहा जाता है? तो राइट आंसर नोट करिएगा, भविष्य का ईंधन किसको कहा जाता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा आपका हाइड्रोजन को। किसको कहा जाता है? हाइड्रोजन को। चलिए नेक्स्ट है आप सभी का, विच ऑर्गन इज अफेक्टेड बाय द डिजीज कॉल्ड पायरिया? कौन सा आंसर राइट होगा? पायरिया नामक रोग जो है किस अंग को प्रभावित करता है? देखिए पायरिया किस में होता है? मसूड़ों में होता है, जिससे दांत गिरने लगते हैं और मसूड़ों में क्या होते हैं? कीड़े लग जाते हैं। मसूड़ों से बदबू आने लगेगी तो काफी सारी दिक्कतें होने लगती है। मसूड़ों में दर्द होने लगता है, मसूड़ों से खून निकलने लगता है। ठीक है, तो ये सारी दिक्कतें आपको देखने को मिलेंगी जब आपको पायरिया हो जाएगा। ठीक है, तो पायरिया किसको प्रभावित करता है? आपके जम्स को, यानी मसूड़ों को प्रभावित करता है। चलिए नेक्स्ट है आप सभी का, महिलाओं के हृदय का भार पुरुषों के हृदय की भार की तुलना में क्या होता है? हार्ट वेट ऑफ वुमेन एज कंपेयर टू हार्ट वेट ऑफ मैन, तुलना में अधिक होगा या कम होगा?
देखिए, जो महिलाओं का हृदय होता है उसका भार मैं आपको बता दूं कितना होता है, 285 ग्राम्स होता है। कितना होता है? 285 ग्राम्स होता है। और जो आपके पुरुषों यानी मैन का जो हार्ट होता है वो कितना होता है, 374 ग्राम्स होता है। तो ज्यादा किसका हुआ? किसका हुआ? मैन का हुआ। तो महिलाओं का जो हार्ट होगा वो पुरुषों के हार्ट की तुलना में क्या होता है? कम होता है। ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। क्या होगा? कम होगा, मिनिमम होता है। चलिए अगला है दोस्तों आप सभी का, शरीर में लाल रक्त कणिकाएं कितने दिन तक जीवित रहती हैं? हु लॉन्ग डू रेड ब्लड सेल लिव इन द बॉडी? हमारे जो बॉडी है उसमें रेड ब्लड सेल कितने दिन तक जीवित रहता है? देखिए, एक होता है रेड ब्लड सेल, एक होता है व्हाइट ब्लड सेल। दोनों हमारे शरीर में होते हैं। ठीक है, इन दोनों का क्या पूछा जाता है? जीवन आपसे पूछा जाता है कि ये कितने दिन तक बने रहते हैं हमारे शरीर में। एक टाइम होता है जिसके बाद ये खत्म होकर फिर दोबारा बनते हैं हमारे शरीर में। ठीक है, तो ये दोनों चीजें आपको याद रख लेनी। ऐसा नहीं है ये खत्म होकर दोबारा नहीं बनेंगे, ये खत्म होते हैं मतलब इनका जीवन काल होता है, इतने से इतने दिन तक बनेंगे, उसके बाद फिर दोबारा से इनकी प्रक्रिया शुरू होगी। ठीक है, तो जो रेड ब्लड सेल होते हैं, राइट नोट करिएगा, ये 120 डेज 120 डेज इनका क्या होता है? जीने का दिन होता है। जीवित रहते हैं 120 दिन, उसके बाद दोबारा बनते हैं। और जो हमारे व्हाइट ब्लड सेल होते हैं उनका दोस्तों होता है 12 से 30 दिन तक। ठीक है, 12 से 30 दिन, 12 to 30 डेज नोट करिएगा। चलिए नेक्स्ट है आप सभी का, इन विच क्लास आर डॉल्फिन क्लासिफाइड? यानी जो डॉल्फिन होती हैं वो किस वर्ग में वर्गीकृत की जाती हैं? उन्हें स्तनधारी कहा जाता है, उभयचर कहा जाता है, सरीसृप कहा जाता है, या फिर इनमें से कौन सा आंसर राइट होगा? जो डॉल्फिन्स होती हैं ना वो स्तनधारी होती हैं। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा, नोट कर लीजिएगा। वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है, बच्चे गलत करके आते हैं। ठीक है, चलिए अगला है आप सभी का, मशरूम क्या है? व्हाट इज मशरूम? देखिए मशरूम क्या है? एक प्रकार का क्या है दोस्तों? फंगस है। क्या है? फंगस है। चलिए नेक्स्ट है आप सभी का, पूछ रहा है हु डिस्कवर्ड द पार्टिकल कॉल्ड पोजिट्रॉन? यानी पोजिट्रॉन नामक का जो कण था उसकी खोज किसने करी थी? हु डिस्कवर्ड यहां पर पूछ रहा है। तो राइट आंसर नोट करिएगा, बिल्कुल जिसने भी दोस्तों बिल्कुल डी राइट बताया है उसका आंसर बिल्कुल सही है। डी जिसने भी बताया बिल्कुल सही है। ये दोस्तों इनका पूरा नाम क्या था? इनका पूरा नाम था कार्ल एंडरसन। क्या नाम था? कार्ल एंडरसन। और इन्होंने 1932 में किसकी? पॉजिट्रॉन की खोज की थी। चलिए नेक्स्ट है आप सभी का, पूछ रहा है स्थायी चुंबक किस पदार्थ से बनाए जाते हैं? परमानेंट मैग्नेट किससे बनाए जाते हैं? व्हाट मटेरियल आर परमानेंट मैग्नेट मेड ऑफ? कौन सा आंसर राइट होगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है आपका स्टील, यानी इस्पात से बनाए जाते हैं। इसमें दोस्तों एल्यूमिनियम भी मिला होता है, निकल भी मिला होता है और काफी सारे पदार्थ मिले होते हैं, लेकिन ऑप्शन में आपको स्टील देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आप सभी का 29, हु इन्वेंटेड द टेलीविजन? हु इन्वेंटेड द टेलीविजन? बिल्कुल जिसने भी बताया है J.L. बियर्ड, बिल्कुल राइट आंसर है। जॉन लॉगी बियर्ड ने 1922 में किसका? टेलीविजन का आविष्कार किया था, टेलीविजन को इन्वेंट किया था। ठीक है, चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज ए लाई डिटेक्टर? व्हाट इज ए लाई डिटेक्टर? यानी झूठ का जो पता लगाती है मशीन, उसको क्या कहा जाता है? देखिए जो झूठ का पता लगाती है उस मशीन को सबसे ज्यादा तो लाई डिटेक्टर मशीन कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? लाई डिटेक्टर मशीन। लेकिन वास्तव में जो इसका नाम है पॉलीग्राफ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पॉलीग्राफ कहा जाता है। और इसकी खोज कब की गई थी? 1921 में, 1921 में करी थी। किसने करी थी? कैलिफोर्निया का एक स्टूडेंट था। कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी का एक स्टूडेंट था जिसका नाम था
था जॉन लार्सन। क्या नाम था दोस्तों? जॉन लार्सन इसका नाम था और इसी ने दोस्तों इसकी खोज करी थी। वेरी इंपॉर्टेंट नाम है, नोट कर लीजिएगा। आज की वीडियो के क्वेश्चन मैंने खत्म करा दिए हैं। टॉप 30 क्वेश्चन वीडियो में लेकर आया था। एक बार आप स्कोर कमेंट करके बताइए कि इन 30 क्वेश्चन में से आप कितने क्वेश्चनों को राइट कर पाए हैं और वीडियो कैसी लगी है। वीडियो मेरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और दूसरी बात बताता हूं, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट जरूर से कर लीजिएगा। और वेरी इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं, टेलीग्राम चैनल की लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा पीडीएफ नोट्स के लिए। ठीक है, तो चलिए मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम प्यारे साथियों।